इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के आई-स्टार के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट। तो इसको डेवलप करने के लिए जो प्लानिंग है वो 2015 से ही चल रही है और बैकड्रॉप में जो सेंसर्स हैं वो डेवलप किए जा रहे थे। यहाँ पे नया डेवलपमेंट ये है कि इस मंथ के ही लास्ट वीक में जो इंडियन मॉड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट को क्लियर करने जा रही है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वो 10,000 करोड़ रुपए के अराउंड होगी। अगर आई-स्टार एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे तो जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो काफी देखी जा रही है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को एक एज देगी पाकिस्तान के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो जो बैटलफील्ड अवेयरनेस है वो ये बढ़ा के देगा, जिसमें जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है एनिमी के ट्रूप के मूवमेंट को लेके, जो कि काफी माइन्यूट डिटेल होती है, तो उनकी जो मूवमेंट है ट्रूप के मिसाइल साइट की या फिर जो कमांड इंफ्रा है वो कहाँ है, तो जो इस तरह की डिटेल है ये लाके देगा। इसके पास ऐसे सेंसर होंगे सार और इनवर्सार दोनों स्कैनिंग करने के लिए। जो माइन्यूट डिटेल है वो सब ये कैप्चर करेगा। तो टैक्टिकल रिकॉग्निजेंस और जो स्ट्रेटेजिक रिकॉग्निजेंस है ये दोनों रोल करेगा, दोनों मिशन करेगा। तो एक तरह से यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर रहने वाला है। आईएफ की जो इफेक्टिवनेस है, आर्मी की जो इफेक्टिवनेस है और इन सब को लेकर जो मल्टी फ्यूजन सेंसर है एक कमांड में वो ये फीड कर सकेगा। अभी जो एक गैप है वो इस तरह की कैपेबिलिटी के लिए है इंडियन एयर डिफेंस में। सिमिलर जो रोल है वो यूएस के एयरक्राफ्ट जो E-8C है या फिर जो RQ-4 ग्लोबल हॉक है, तो उस तरह की जो क्षमता है वो इंडियन मिलिट्री के लिए लेके आएगा और जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर रोल की बात करेंगे तो जो ISR रोल है, इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस, वो तो ये करेगा ही। एनिमी के सभी मूवमेंट को ट्रैक करेगा ट्रूप के या फिर इक्विपमेंट के, जिससे कि जो बैटलफील्ड रेडीनेस है वो आपके पास हो। अगर जो इस तरह के एयरक्राफ्ट है वो हवा में होंगे, जो कंप्लीट पाकिस्तान का मैप है वो ये स्कैन कर पाएंगे। कुछ भी वहाँ पे उड़ेगा या कोई भी जो मूवमेंट होती है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इसके पास रहेगी। जो टारगेट एक्विजिशन का रोल है वो ये परफेक्टली करेगा। तो भारत के जो भी गाइडेड प्रिसीजन म्यूनिशन है या फिर क्रूज मिसाइल्स है उनके लिए जो सटीक टारगेट है वो ये ला के देगा। तो टारगेट के बारे में जो डेटा है वो ये तैयार करेगा। जो एलिंट मिशन है, एनिमी के रडार के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर कम्युनिकेशन पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन वो ये रखेगा। यहीं भी जो सेकंड मिशन है, बैटलफील्ड कम्युनिकेशन को कैप्चर करना और क्या कुछ जो डेटा लिंक है वो काम कर रहा है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखना वो ये कर पाएगा। और जो EOIR रोल है एक्सटेंडेड रेंज पे वो भी करेगा। तो कई सारे जो सेंसर है, चाहे वो SAR मिशन के लिए हो, MTI के लिए हो, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, मतलब ग्राउंड पे कोई टारगेट मूव भी कर रहा है तो उसको भी ट्रैक कर रहा होगा, तो वो सेंसर भी यहाँ पे होंगे। EOIR सेंसर होगा, डेटा लिंक होंगे, सैटकॉम से जुड़ा होगा और जो एक AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन है वो ये करेगा। मतलब कोई भी सिमिलर टारगेट आता है इसके डेटा में तो उसको तुरंत ही डिफाइन कर लेगा, बार बार उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो एयरक्राफ्ट है वो चुना गया था गल्फ स्ट्रीम का G550, जहाँ पे जो उसकी रेंज है वो 11,000 किलोमीटर से ऊपर की है। हाई ऑल्टी पे ऑपरेट कर सकता है। ऑलरेडी जो इजरायली E-10 है वो उसी प्लेटफॉर्म पे माउंट किया गया है और जो इटली का J-Star इक्विवेलेंट है वो भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे माउंट हुआ है। प्लेटफॉर्म के लिए जो डील है यूएस के साथ वो कर ली गई थी। तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा उसको OEM के साथ मिलके जो रेडियन है और DRDO है दोनों मॉडिफाई करेंगे आई-स्टार में। DRDO की तरफ से जो कैब्स है यानी कि सेंटर ऑफ एयरबोर्न सिस्टम्स वो इन्वॉल्व है। यूएस के जो रेडियन है उसके कुछ सेंसर यहाँ पे होंगे और जो एंड यूजर है IEF, तो IEF यहाँ पे जो BRD है इन्वॉल्व रहेगी। जो प्लेटफॉर्म है गल्फ स्ट्रीम का 550 वो DRDO को डिलीवर कर दिया गया है। सेंसर इंटीग्रेशन चल रहे हैं और प्रॉब्ली 2026 के एंड में या फिर 27 में ये तैयार रहेगा ऑपरेशन के लिए। अगर हम एक कंपैरिजन की बात करेंगे तो काफी यहाँ पे सवाल रहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास AWNCS है, AWACS है, P8I है, तो उससे कितना डिफरेंट होगा और जो रोल है वो किस तरह के रहेंगे। तो अगर हम AWACS की बात करेंगे, स्पेशली नेत्र की बात करेंगे, तो नेत्र भी कुछ हद तक जो ISR रोल है, रिकॉग्निजेंस रोल है वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन है। जो डीप ISR है वो नहीं कर सकता। वो एयरक्राफ्ट को पकड़ेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, अर्ली वार्निंग देगा मिसाइल के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, और एक लिमिटेड रोल में जो ISR रोल है वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो एयरक्राफ्ट है उसको टिल्ट होना पड़ता है ताकि वो स्कैनिंग कर सके। तो जो कंप्लीट ग्राउंड सर्विलेंस है पूर्ण तरह जैसा प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे उसमें MTI रेडार हो या फिर डेडिकेटेड SAR रेडार हो, वो वहाँ पे नहीं है। जो सेकंड टैलेंट है वो नहीं कर सकता और जो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है वहाँ पे भी लिमिटेशन है। नेत्र में EOIR भी नहीं है और जो ग्राउंड स्ट्राइक के लिए क्यूइंग है वो भी वो नहीं कर सकता। तो काफी जो लिमिटेशन है वो AWACS सिस्टम में रहेंगे, क्योंकि जो रोल है यहाँ पे डेडिकेटेड है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेम अगर P8I के बारे में बात करेंगे तो P8I को पर्टिकुलरली बनाया गया है इंडियन नेवी के लिए, नेवल रोल के लिए, जहाँ पे वो नेवी के वॉरशिप्स हैं, मर्चेंट वेसल्स हैं या फिर जो सरफेस कॉम्बेटेंट हैं उनको स्कैन करेगा, ट्रैक करेगा, डिटेक्ट करेगा, तो उसके लिए बनाया गया है। जो X1 रेडार है वो जरूर दिया गया है, जो कि SAR रोल कर सकता है, इनवर्स SAR भी कर सकता है, लेकिन जो डोमेन है कंप्लीट लैंड फोकस का वो वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे एनिमी के टैंक को ट्रैक करना, कॉन्वॉय को ट्रैक करना और जो एनिमी के HQ हैं ग्राउंड पे उनको आइडेंटिफाई करना। तो ये प्रॉब्लम डेटाबेस को अपडेट करने वाली बात होगी। जो बैटलफील्ड रिकॉग्निजेंस है वो P8I नहीं दे सकता और जो डेडिकेटेड सेकंड और एलिंट है लैंड पे उसमें भी इशूज होंगे। तो ये कुछ जो लिमिटेशन है उन सबको खत्म करने के लिए जो आई-स्टार है उसके रिक्वायरमेंट देखी जा रही थी।
अगर हम सेंसर्स की बात करेंगे, जो LOS डेटा लिंक है वो रहेंगे, तो हाई रेजोल्यूशन EOIR सेंसर रहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑब्लिक फोटोग्राफी वाले सेंसर रहेंगे, जो लॉन्ग रेंज सिंथेटिक पिक्चर रेडार है GMTI के साथ वो यहाँ पे होगा। तो ये तो बात रही सेंसर स्वीट की। अगर मिशन स्वीट की बात करेंगे तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रा है HCI वो यहाँ पे रहेगा। बेसिकली जो HCI है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर है, मतलब ओवरऑल सिस्टम को कंप्यूट करने की क्षमता देगा। जो स्टोरेज हैंडलिंग है और नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्लेटफॉर्म है, इन सबको ऑप्टिमाइज करेगा एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ। तो जो रियल टाइम परफॉर्मेंस है वो ये दे पाएंगे HCI होने की वजह से, और जो एक हाई स्पीड सेंसर फ्यूजन है इसकी वजह से मेंटेन हो पाएगा। तो जो इस तरह का मेथड है HCI वाइल्डस्टार में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो यूनिफाइड कंप्यूट है स्टोरेज और नेटवर्क के साथ वो किया जाता है। ये करने से क्या होगा कि जो वेट है ओवरऑल इक्विपमेंट का वो रिड्यूस रहेगा, जो पावर कंजम्पशन है वो ऑप्टिमाइज हो पाएंगे, और जो स्पेस ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट है वो कम लगेगा। तो जो इसलिए HCI इंफ्रा है वो आप इस्तेमाल करते हो। जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट रहती है, और जो सिस्टम है वो मॉडुलर रहेगा और सिक्योर रहेगा। इसके जो एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलरली जाएगा AI पावर्ड जो जियो स्पेशल एनालिटिक्स है, वहाँ पे जो रियल टाइम इंटेलिजेंस वर्कफ्लो है वहाँ पे ये की रोल निभाएगा, और ये सपोर्ट करेगा कॉमन ऑपरेशन पिक्चर जनरेशन को, COP को। तो उसमें जो टाइम है प्रोसेसिंग में काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर यहाँ पे HCI होगा तो वो चीज़ आप प्रोसेस कर पाओगे एक अच्छे पेस पे। तो कहने की बैटलफील्ड इंटेलिजेंस में जो लो लेटेंसी है उसको आप हटा रहे होगे। जो सिक्योर डेटा लिंक है SATCOM है, उसके लिए यहाँ पे सेंसर है, एक नेटवर्क वॉरफेयर में काम कर पाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंसर है जिसको DRDO ने डेवलप किया है ISTAR के लिए, वो VISR AX है, यानी कि वर्सेटाइल ISR AESA बैंड। तो ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड मल्टी चैनल RF फ्रंट है, जिसको पर्टिकुलरली बनाया गया है ISTAR के लिए। जो ISTAR की बैली होगी वहाँ पे ये माउंट किए जाएंगे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के सॉफ्टवेयर डिफाइंड ISR रेडार हैं, जो कि ISR रोल कर पाएंगे। इनकी जो माउंटिंग है UAV पे वो भी की जा सकती है। जो एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। रेडार में जो लो स्क्वायर प्रोफाइल है वो है टाइल बेस्ड RF सॉक आर्किटेक्चर है, उसका ये इस्तेमाल करता है। बेसिकली आप कह सकते हो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम ऑन चिप है RF सॉक, मतलब ये इंटीग्रेट कर रहा होगा रेडियो फ्रिक्वेंसी को, एनालॉग सिस्टम को और डिजिटल सिस्टम को एक चिप के ऊपर। तो काफी डिफरेंट रहेगा ट्रेडिशनल सिस्टम से, जहाँ पे जो एनालॉग और डिजिटल चीजें हैं वो अलग अलग हुआ करती थी, उनको एक चिप पे लेके आ रहा है, जिससे कि जो साइज है वो छोटा रहेगा, वेट कम रह पाएगा, और जो पावर है स्वैप है वो रीजनेबल रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो लो लेटेंसी है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, वो ये मेंटेन करेगा, जो कि क्रूशियल रहेगा जैमिंग के लिए, ISR के लिए और टारगेट ट्रैकिंग के लिए। और जो ट्रांसफर है हाई बैंडविड्थ में डेटा का वो ये हैंडल कर पाएगा। और जो स्विचिंग है रेडियो फ्रिक्वेंसी की बिटवीन द बैंड्स वो ये कर पाएगा, जिसमें रडार के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है और EW मोड है वो आप एक्सेस कर पाओगे। तो इतने कुछ जो एडवांटेज है वो RF सॉक के थ्रू आपको मिलेंगे। तो मॉड्यूलर सिस्टम है ये। यहाँ पर एडवांस बीम फॉर्मिंग को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल चैनल दिए गए हैं। तो जैमिंग रेजिस्टेंस और जो LPI है ये दोनों कर पाएगा। जो VISR सिस्टम है वो रडार के साथ साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी करेगा, मतलब जो जॉइंट RC रोल है रडार एंड कम्युनिकेशन का वो ये कर रहा होगा। कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो जो ISR रोल है, स्ट्रेटेजिक ISR रोल, हाई ऑल्टी पे, क्रूशियल स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे वो कर रहे होंगे। जो SAR मिशन है, ISAR मिशन है, डे और नाइट ऑल वेदर में वो मैपिंग कर पाएंगे। एनिमी की जो सबमरीन है उनके पेरिस्कोप को डिटेक्ट करेगा, उनके ड्रोन को डिटेक्ट करेगा, और जो AEW मिशन है वो भी ये कर पाएगा। तो वन ऑफ द एडवांस सेंसर आप इसको कह सकते हो DRDO के स्टेबल से, क्योंकि यहाँ पे जो रोल है वो मल्टीपर्पज है। इसको बेली पे माउंट ही इसलिए किया गया है ताकि जो SAR मिशन है, GMTI मिशन है रेडार के साथ वो ये कर पाएंगे। और जो एक फील्ड ऑफ व्यू है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वो इसको मिल रहा होगा। और कहीं के बेली पे माउंट करने से जो थर्मल आइसोलेशन है कूलिंग सिस्टम को लेके, रडार के कूलिंग सिस्टम को लेके, वो भी इसको मिलेगा। तो सेपरेट रहेंगे ये मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स से। और बेली पे माउंट होना आपको अलाउ करता है कि जो रडार का साइज है आप जैसा रखना चाहोगे वैसा रख सकते हो। तो ये क्रूशियल सेंसर है ISTAR के लिए जिसको बना लिया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है वो SMA पे बेस्ड है, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट पे बेस्ड है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो गल्फस्ट्रीम G550 है उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सिर्फ टेस्ट बेड के लिए है। तो उस तरह का जो एक एयरक्राफ्ट है वो DRDO ने मंगाया था, ऑर्डर किया था 2021 में, वो डिलीवर कर दिए गए थे। तो उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है टेस्ट बेड के लिए। तो जो भी सेंसर जाएंगे ISTAR पे उन सबको टेस्ट किया जा रहा है गल्फस्ट्रीम के एयरक्राफ्ट पे। ऑलरेडी बहुत सारे जो सेंसर हैं वो बना लिए गए हैं, उनका इंटीग्रेशन वहाँ पे किया जा रहा है। जो ऑप्टिमाइजेशन एक बार हो जाता है तो मेन प्रोडक्ट के लिए जो बॉम्बार्डियर का ग्लोबल 6500 है, एवरेज 6000 है, वो DRDO इस्तेमाल करेगी। तो उस तरह के जो 3 प्लेटफॉर्म है वो प्रोक्योर किए जाएंगे, उसके लिए टेंडर इशू किए गए थे। तो जो 3 ISTAR एयरक्राफ्ट है वो आपको आते हुए दिखेंगे एक कम समय में। ये जो स्विच है वो DRDO ने क्यों किया, क्योंकि जो पहले प्लानिंग थी वो गल्फस्ट्रीम के साथ थी, G550 के साथ थी। तो इसलिए स्विच किया गया कि जो इक्विपमेंट रैक है और कंसोल है वो बेटर आप यहाँ पे फिट कर पाओगे ग्लोबल 6000 में। जो पेलोड कैपेसिटी है यहाँ पे हायर है, और जो एक समानता है ग्लोबल 6000 की इस्तेमाल होने की ISR रोल में वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो OEM सपोर्ट का ऑप्शन है, अपग्रेड का ऑप्शन है, वो यहाँ पर रहेगा।
अब आते हैं रेंज पे। तो जो रेंज का एडवांटेज है वो गल्फस्ट्रीम G550 से ऊपर है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है वो मैच्योर हुई और जो इस तरह के 3 एयरक्राफ्ट हैं ग्लोबल 6000 वो यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहे हैं। यहाँ पे एयरक्राफ्ट पे प्रोटेक्शन के लिए जो सेंसर्स हैं जैसे कि RWR, MEW, CMDS वो भी रहेंगे और जो एंड्योरेंस है वो 8 आवर्स से ऊपर की रहेगी। तो अगले 2 सालों में जो पहला एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई होते हुए दिखेगा। फॉर्मली जो अप्रूवल है वो जल्द MOD से मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।